बच्चों इस लेक्चर में हम न्यूक्लियाई का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के बिहार बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं और कुछ शॉर्ट सब्जेक्टिव्स भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। न्यूक्लियाई प्लूरल होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहे तो हम उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। है ना बच्चों, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की जो बॉम्बार्डिंग करा के रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ही पहली बार न्यूक्लियस के बारे में पता चला था ना। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। है ना बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग प्यार से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, यानी हम प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वैसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन कहते हैं, वो चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो। बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन की, तो वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो होता है 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। तो आप देखेंगे कि बाकी सब तो सेम है, बस यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है उसका मास हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है। ये 1.6726 है, ये 1.6749 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए फिर जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनका मास मेजर करने का एक और यूनिट होता है। केजी में तो बड़े बड़े मासेस को मेजर किया जाता है ना। केजी छोटे मास को मेजर करने का प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। छोटे मासेस को मेजर करने का प्रैक्टिकल यूनिट होता है यू। यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो ये भी मास को मेजर करने का एक यूनिट है, और पहले हम इसको 1 AMU भी कहा करते थे, एटॉमिक मास यूनिट। है ना, तो ये AMU लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको सिर्फ U लिख दें, जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। और एक यूनिफाइड मास जो होता है वो, अगर आप कार्बन C12 का एक एटम लेते हैं, उसको 12 भाग में डिवाइड करिए ना, 1 एटम ऑफ कार्बन C12 को 12 हिस्सों में बांटिए, तो जो हिस्सा आपको मिलेगा वो होता है 1 यूनिफाइड मास यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.66054 इंटू 10⁻27 kg। है ना बच्चों, 1 U जो होता है वो कुछ इसके बराबर होता है। तो अगर इस यूनिट में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखें तो वो लगभग होता है 1.00727 U, यानी यूनिफाइड मास यूनिट, या फिर न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00866 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1.00 के बाद समथिंग है, तो लगभग लगभग हम इसको 1 U कह सकते हैं, और इसको भी लगभग लगभग में 1 U कहा जा सकता है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस पे 0 ही है, तो लगभग लगभग आप इसको 1 U भी कह सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो लगभग लगभग बराबर होता है, और वो लगभग लगभग 1 U के बराबर होता है। आप 1 U बोलिए चाहे 1 AMU बोलिए, बात बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वो बात लिखी गई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 U होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी एटम के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। एटम के जो एलिमेंट होता है उसको अगर आप X से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ नीचे में Z होता है और ऊपर में A होता है। ऐसे भी लिखा जाता है, इधर Z ऊपर में A, चाहे ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ Z यहाँ A। है ना बच्चों, लेकिन Z जो होगा वो नीचे ही होगा और A जो होगा वो ऊपर ही होगा। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है मास नंबर, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो बच्चों इस ए को देख के पता चलता है ना कि न्यूक्लियस में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सोडियम नीचे में 11 और ऊपर में 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने लोग रहते हैं, तो सोडियम के न्यूक्लियस में 23 लोग रहते हैं। ठीक है,
हाँ, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अब देखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो हम लोग जेड से डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जेड से डिनोट किया जाता है, तो इसकी जगह पे आप जेड लिख दीजिए हैं, और ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो यहीं पे रह जाएगा। जेड को आप उधर लेके जाइए, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा। यानी इस केस में मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको 23 में से 11 को माइनस करना होगा, यानी 12। सही बात है बच्चों। सोडियम के न्यूक्लियस में 23 लोग रहते हैं, जिसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं, और दोनों मिलकर 23 हो जाएगा। ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू, तो बच्चों 1 AMU लगभग यही, अब हालांकि पूरा देखोगे तो 1.66054 इतना करके कुछ होता है ना, 10⁻⁻27 kg। एक मिनट कंफर्म कर लें, हाँ लगभग इतना ही होता है ना। लेकिन डेसिमल के एक प्लेस तक अगर हम देखें तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg आप कह सकते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को अगर आप Z और A से रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो मास नंबर को एटॉमिक नंबर में से, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। चलिए, एक दिया हुआ है कि थोरियम 90 और 230 में बताइए न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहां से आपको 140 मिल जाएगा, तो ये वाला आंसर सही होगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो बच्चों न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, रेडियस को कैपिटल आर से दिखाया जा रहा है यहाँ पे, हाँ, तो जो रेडियस होता है वो ऑब्वियसली मास नंबर पे डिपेंड करेगा ना। अरे अगर न्यूक्लियस में कम लोग रहते हैं तो उस न्यूक्लियस का रेडियस कम होगा, किसी न्यूक्लियस में ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, है। तो जो रेडियस होता है वो होता है R0 A⁻⁴। और बच्चों A⁻⁴ का मतलब हुआ क्यूब रूट ऑफ A। ठीक है, और R0 की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और आप जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग प्यार से फर्मी कहते हैं, तो ये 1.2 फर्मी हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 होता है, यानी A की वैल्यू है 27। तो अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप लिखेंगे R0 A⁻⁴। ठीक है, R0 की जगह पे 1.2 फर्मी है ना बच्चों। A का मतलब हो गया 27 और 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट। तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3। ठीक है, तो 3 3s हैं, तो इसमें से एक ही 3 बाहर निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा 1.2 फर्मी × 3 का मतलब हुआ 3.6 फर्मी। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो 3.6 फर्मी होगा। ठीक है, चलिए, हाँ एक चीज यहाँ छूट रहा है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मैं यहीं पे बता देता हूँ बच्चों। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। आप समझ रहे हैं, अगर हम सोडियम के न्यूक्लियस की बात करें चाहे यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात करें, सबकी डेंसिटी सेम होती है। ठीक है, और वो लगभग होता है 1 मिनट रुक जाइए, 2.29 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इंटू 10⁻17 kg/m³, ये वाला याद रखेंगे आप। ठीक है, तो 2.29 इंटू 10⁻17 kg/m³, ये होती है डेंसिटी, याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, एज मास नंबर A इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज, तो बच्चों क्या है जो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, तो डेंसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम ही होती है, इतनी होती है। ठीक, चलिए, मास एनर्जी, तो बच्चों आइंस्टीन ने कहा था कि मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग मास एनर्जी कहते हैं, यानी हम चाहें तो मास को भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को अगर हम चाहें तो लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि m मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा तो वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो इसका जवाब है m E = mc²।
m मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी mc², जहां c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर हम एग्जांपल लें कि m = 1 kg, तो वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो m की जगह पे 1 रखेंगे और c² की जगह पे 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर लेंगे और जो आंसर होगा वो जूल में होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 9 × 10⁻16 जूल। तो ये बहुत खतरनाक एनर्जी है बच्चों, ये इतनी एनर्जी है कि ये कई जिलों को बर्बाद कर सकता है अगर इतनी एनर्जी का कोई बॉम्ब फोड़ दिया जाए तो। ठीक है, चलिए बात करेंगे 1U। तो याद है बच्चों 1U जो होता है वो लगभग 1.6 × 10⁻27 kg होता है। तो इसको अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए एक बार फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, E = mc²। तो m की जगह पे हमने रखा 1U की जो वैल्यू होती है उसको, c² का मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब सुनिए बाबू, ये जो आंसर मिलेगा वो हमको जूल में मिलेगा, लेकिन चूंकि 1U एक बहुत ही छोटा मास है तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको एनर्जी भी बहुत कम मिलेगा। छोटे मास को कन्वर्ट करिएगा तो कम एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो छोटी एनर्जीज के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जूल में हम बड़ी बड़ी एनर्जीज को डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो यहां से अगर हम 1 जूल की वैल्यू निकालें तो हम इसको नीचे लेके चले आएंगे, है ना बच्चों। तो 1 जूल = हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखिए अगर इस जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जूल की जगह पे आपको इतना रखना पड़ेगा, यानी ये जो चीजें हैं उसको तो आपको रखना ही पड़ेगा ऊपर में, बस इस जूल की जगह पे आपको रखना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 × 10⁻19, और इससे ये जो एनर्जी है वो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों तो ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों मेगा का मतलब होता है 10⁶। तो ये याद रखने वाली बात है कि 1U मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आइसोटोप्स तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, तो दो हमने एलिमेंट्स लिए, तो आप देख रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर मैंने सेम रखा है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और बच्चों ये कौन सा एलिमेंट है ये एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 है ना बच्चों, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा इसीलिए ये एलिमेंट्स भी सेम होंगे लेकिन मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, चलिए एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है कार्बन C12 और C14। अब चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है ना तो दोनों एलिमेंट सेम ही रहेगा यानी कार्बन ही रहेगा। ठीक है, इसमें एक होता क्या है, तो इसमें प्रोटॉन्स सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम इसमें न्यूट्रॉन निकालें तो 12 - 6 कितना होगा 6, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन निकालें तो 8 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होती हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आइसोबार्स तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, है ना। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया ना बच्चों तो एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। लेकिन देखिए मास नंबर तो सेम है ए और ए। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कार्बन का जो 14 वाला आइसोटोप है उसको, और आप नॉर्मल नाइट्रोजन को ले ले तो नाइट्रोजन का तो मास नंबर 14 ही होता है। तो देखा आपने इन दोनों का मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है ना, इसीलिए एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। क्लियर। आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स में बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो इसमें एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, मास नंबर भी अलग अलग होगा, लेकिन इसका जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। क्योंकि अगर इसमें हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हमको A1 माइनस Z1 करना होगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो A2 माइनस Z2 करना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कार्बन C14 और ऑक्सीजन 16 वाले को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, दोनों का मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 8 भी 8 होता है। तो आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। न्यूक्लियर फोर्स, तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। जैसे एक अगर हम प्रोटॉन ले लें और एक न्यूट्रॉन ले लें तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब हुआ ना बच्चों कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये फोर्स तभी लगेगा जब उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम रहे। और पता है कितना कम रहे? लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का हो, तभी ये फोर्स लगता है, अदरवाइज ये फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और दो न्यूक्लियॉन के बीच में, जैसे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लें, है ना, चाहे एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन लें, चाहे एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन लें, उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, वो लगभग 0.8 फर्मी होता है ना। मैंने पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो दो न्यूक्लियॉन्स होती हैं उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, तो 0.8 फर्मी। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है और दोनों 1 मीटर के सेपरेशन पे है। तो अभी ये दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे? तो दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना बच्चों। क्या इन दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा? तो भले ही ये दोनों प्रोटॉन्स है तो क्या है, लेकिन अभी कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसलिए क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन फर्मी के ऑर्डर का नहीं है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 1 मीटर है। तो क्या होगा अगर इन दोनों प्रोटॉन्स को छोड़ देंगे? तो ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। ठीक है, चलिए और नज़दीक लाइए, 1 मिलीमीटर पे लेके आइए। तो 1 मिलीमीटर भी बच्चों एक बड़ा डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लाके भी अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो ये दोनों भाग जाएंगे, क्योंकि अभी ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। इनके बीच में अभी कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इनके बीच के सेपरेशन को 1 × 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी ला दिया, तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे पर अब न्यूक्लियर फोर्स भी लगाने लगेंगे। अब बात समझ रहे हैं? और ये फोर्स इसके रेस्पेक्ट में लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो रिपल्सिव फोर्स तो है ही, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ताकतवर है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब बताइए, तो इन दोनों को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो ये दोनों आके चिपक जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, और ये अब हमेशा के लिए चिपके रहेंगे। इनको दूर करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियस को तोड़ना आसान काम नहीं होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बच्चों बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं लेकिन फिर भी देख लेते हैं, छोड़िए। हाँ, बात करेंगे दो न्यूक्लियॉन्स के बीच के सेपरेशन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच के ग्राफ की। तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे एक न्यूक्लियन को आपने यहाँ रखा, एक न्यूक्लियन को आपने यहाँ रखा। आप ध्यान से देखें तो ये जो जैसे 0.8 फर्मी, ये 2 फर्मी, 3 फर्मी, एक समथिंग 4 फर्मी, है ना, ये यहाँ पे अगर रखा है तो समथिंग 5 फर्मी। तो अगर आपने एक न्यूक्लियन को यहाँ और एक न्यूक्लियन को यहाँ रखा है, तो हमको ये देखना है कि दोनों के बीच में फोर्स वगैरह कैसा लग रहा होगा। तो बच्चों याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये यू है एक्चुअली, और डिस्टेंस जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ हालांकि दिया हुआ है आर, ठीक है, तो आर से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें जो फोर्स होता है वो -du/dr होता है।
ठीक है बच्चों, माइनस du/dr होता है। तो अगर किसी न्यूक्लियन को आपने यहाँ रखा है, अच्छा छोड़ो बच्चों, ये फोर्स जानने की जरूरत नहीं है, इसमें जो मेन चीज़ है बस वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियन को यहाँ रखते हैं, मतलब एक न्यूक्लियन को आपने यहाँ रखा और एक न्यूक्लियन को आपने यहाँ रखा है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की बताइए, 0 है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको नज़दीक लेके आते हैं, जैसे यहाँ लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम हुई, यहाँ लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हुई, और जब आप यहाँ लेके आएंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है वहां पे सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी दो न्यूक्लियन इस सेपरेशन पर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 0.8 फर्मी होता है। दो न्यूक्लियन हमेशा 0.8 फर्मी पे ही रहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी वो सबसे कम है। देख रहे हो, ये सबसे कम है ये, और नेगेटिव में है कि नहीं। तो हमने एक बात सीखा बच्चों कि जब दो न्यूक्लियन को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं ना तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। देखिए ये कम हो रहा है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। अब बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमने दो प्रोटॉन्स, ये देखिए, और दो न्यूट्रॉन्स लिया। तो आप जानते हैं ना कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग 1u होता है, ठीक है। तो इसका भी मास 1u, इसका भी मास 1u, इसका भी 1u, इसका भी 1u, तो टोटल 4u होगा। जब आप इन चारों को मिला के और न्यूक्लियस बनाएंगे, हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा ना, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन से, तो जब आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन तो होना चाहिए कि 4u मिले, लेकिन मिलता कम है। मान लीजिए 3.5u मिल रहा है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि आधा u कहाँ गया। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि जब ये न्यूक्लियंस एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो ये स्टेबल हो रहे थे, है ना बच्चों। तो करीब आने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ना। अभी तो हम लोगों ने देखा कि दो न्यूक्लियन को जब नजदीक लेके आइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, है कि नहीं। 0.8 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम हो जाएगा, और 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस पर ये जाते नहीं है, ठीक है। तो जब हम इनको करीब लेके आएंगे ना इन चारों को, तो एनर्जी कम होगी। तो आखिर वो क्या है जो जैसे मान लीजिए कि हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी निकल रहा है, हम इन लोगों को करीब ला रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकल रहा है, तो मान लो हीट एनर्जी के रूप में निकल रहा है। तो सवाल ये है कि कौन सी एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका जवाब है मास एनर्जी। और बच्चों आधा यू मास जो है ना, 0.5 यू मास, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और रिलीज हो गया है हीट के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए जब न्यूक्लियंस को जोड़ के न्यूक्लियस बनाया जाता है तो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो इंडिविजुअल न्यूक्लियंस के मास से कम होता है, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाता है। क्लियर है। और जितना मास कम होता है ना उसको कहा जाता है मास डिफेक्ट, यानी इस एग्जाम्पल के हिसाब से मास डिफेक्ट कितना है तो 0.5 यू। क्लियर है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना, वो कम होता है किससे, तो न्यूक्लियंस के इंडिविजुअल कलेक्टिव मास से, ठीक है। चलिए, और इसका फैक्ट क्या है, तो इसका फैक्ट यह है कि जब भी न्यूक्लियंस कंबाइन करते हैं न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए तो उसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है। चलिए, बाइंडिंग एनर्जी, तो जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिल के न्यूक्लियस बनाते हैं ना तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े, अब जैसे मान लो बच्चों कि ये 4 न्यूक्लियस जब मिले थे तो 50 जूल एनर्जी रिलीज हो गई थी। तो क्या होगा जब आप इसको तोड़िएगा तो आपको वही 50 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, तब जाके ये टूटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हो या फिर न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े उसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। तो देखिए यहां पे अगर 4 न्यूक्लियंस मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो साथ ही साथ हमको कुछ एनर्जी भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर एक न्यूक्लियस है और उसको आपको
तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना बच्चों। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे न्यूक्लियस टूट जाएगा और न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो, अच्छा मास डिफेक्ट क्या है, तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान जितना मास कम हो जाए, जैसे अभी जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें हमने क्या देखा था कि इसका जो मास है वो 4u है और इसका मास 3.5u है, तो कितना मास कम हो गया, 0.5u मास कम हो गया, तो उसी को मास डिफेक्ट बोलेंगे। मास डिफेक्ट को डिनोट किया जाता है डेल्टा एम से, और वो निकलता कैसे है, तो पहले आप पूरे न्यूक्लियॉन्स के मास को देख लीजिए, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स में किसका किसका मास होगा, प्रोटॉन का मास होगा और न्यूट्रॉन का मास होगा ना। तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, तो उसके लिए आप करिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बच्चों एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। अरे मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 10 प्रोटॉन में आप एक प्रोटॉन के मास को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 10 प्रोटॉन का मास मिल जाएगा ना। तो ये है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड होता है ना, उसमें आप एक न्यूट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे आपको टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया। तो ये मिल गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये मिल गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब उसमें से घटा दीजिए न्यूक्लियस के मास को ना, जैसे पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से ये आया था 4u और ये आया था 3.5u, ठीक है। तो घटा दीजिए, आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, जितना मास कम हुआ है बच्चों वही मास ना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो कितना मास कम हुआ है, डेल्टा एम मास कम हुआ है, तो ये कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अभी फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि m मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो mc²। तो बच्चों डेल्टा m मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा mc², और इसी एनर्जी को ना बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बोलिए, डेल्टा m मास ही ना एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हुआ है, और जो एनर्जी रिलीज हो जाता है उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास डिफेक्ट का ये वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ रख देंगे। ये रटने वाली चीज नहीं है बच्चों, ये तो बस वही लिखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। उसमें से आप न्यूक्लियस के मास को माइनस करेंगे, c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, तो उसको हम डिनोट करते हैं EBN से। तो इसका मतलब कुछ और नहीं, आपको ऊपर में रखना होगा बाइंडिंग एनर्जी और नीचे में रखना होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 4 है, यानी मास नंबर 4 है। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चाहिए तो आपको ऊपर में रखना होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे में रखना होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है। अगर 4 न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब हुआ एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए आपको 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हाँ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, वो क्वेश्चन एक्चुअली मुझको यहाँ देना चाहिए था, वो गलती से उधर चला गया था। हाँ, मैंने कहा था आपसे कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। आप सोडियम ले, यूरेनियम ले, ठीक है, गोल्ड ले, सिल्वर ले, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, और वो होती है हम लोगों ने 29 देखा था ना, 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब ना। तो 2.29 को लगभग हम 2.3 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये सब न्यूक्लियस का सेम होता है। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी कि ए पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो डेंसिटी एल्यूमिनियम की होगी वही डेंसिटी आयरन की भी होगी, ठीक है, वही डेंसिटी सिल्वर की भी होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी। तो बच्चों कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है वो उसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज़्यादा, न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा।
तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें जिसमें दो न्यूक्लियस हमने एक्स और वाई लिया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी तो इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसमें कितना है 10 और इसमें है 40। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स। ठीक है, तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी कितना है 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है, तो ये हो गया आपका 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई अगर आप निकालते हैं तो ऊपर में आप रखेंगे बाइंडिंग एनर्जी और नीचे में रखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, एक्स की ज़्यादा है, यानी एक्स ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक और बात है, ईबीएन जो है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि स्टेबिलिटी, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के रेशियो पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू, ये A लिखा हुआ है बच्चों और ये लिखा हुआ है आपका, सॉरी ये नहीं लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ, और ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n लिखा हुआ है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो n Z इज इक्वल टू 25 तक, Z इज इक्वल टू 25 तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर रहे ना तो वो न्यूक्लियस थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का और हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का, तो इसमें 11 और ये 23, ये 12 और 24। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से डिनोट किया जाता है ना 11, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12, तो बोला जाएगा कि मैग्नीशियम वाला जो है वो सोडियम वाले से हल्का सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, मतलब ये भी एक फैक्टर है। तो Z लेस देन 25 के लिए N और Z का रेशियो अगर 1 रहे ना तो वो न्यूक्लियस थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। N और Z के रेशियो के 1 होने का मतलब हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहे। लेकिन उसके आगे अगर आप जाते हैं, ठीक है, यानी कि Z ग्रेटर देन 25, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना ज़्यादा होगा ना नंबर ऑफ प्रोटॉन से, न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कर्व ऐसा बनता है बच्चों, कर्व 25 तक तो बिल्कुल ऐसा होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 25 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग 25 होगा। ठीक है, लेकिन उसके आगे जब आप बढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो बहुत कम चेंज हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 है तो पता चलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सीधे 50 है। क्लियर है, मतलब ऐसा होता है और सही बात भी है। जैसे यूरेनियम की बात करें तो 92 और 238 होता है। अब आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो लगभग 146 मेरे ख्याल से आना चाहिए, 146 आ रहा है। तो देख रहे हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना ज़्यादा है, तो Z ग्रेटर देन 25 के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी N बाई Z के रेशियो को, Z को आप नीचे लेके चले जाएं, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ग्राफ बिटवीन EBN वर्सेस A। तो बच्चों जब हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और A का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखा। ठीक है, जिसमें ग्राफ शुरू में ऐसे ऊपर जा रहा था और फिर ऐसे नीचे आने लगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि EBN की वैल्यू जितनी ज़्यादा, न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो इस ग्राफ में ये देखने को मिला कि जो बहुत हल्के न्यूक्लियस होते हैं ना उनके EBN की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी बहुत हल्के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम का हो गया, लिथियम, बेरिलियम, ये लोग अनस्टेबल होते हैं। देख रहे हो बहुत कम है ना। और जो बहुत भारी लोग हैं जैसे ये देखिए बिस्मथ हो गया, यूरेनियम हो गया, इनके भी EBM की वैल्यू कम होती है। तो बहुत हल्के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं और बहुत भारी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं। ये जो बीच वाले हैं ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा EBN होता है आयरन का, जिसका मास नंबर 56 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस आयरन का होता है।
ये बहुत भारी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते जाते हैं क्योंकि इवन की वैल्यू कम हो रही है, और बहुत हल्के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत हल्के और बहुत भारी दोनों न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनके ईबीएन की वैल्यू कम होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस Fe का होता है क्योंकि उसका ईबीएन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए तो बताइए सबसे कम स्टेबल कौन है। तो बच्चों ये जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था उसमें जितना हल्का न्यूक्लियस होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा ना, तो इन सब में सबसे हल्का कौन होगा, तो हीलियम होगा। तो हीलियम का न्यूक्लियस सबसे कम स्टेबल होगा और सबसे ज़्यादा तो आयरन का होता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, हम जानते हैं ग्राफ के हिसाब से कि जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है 6, ये है मान लीजिए 10, है ना बच्चों, और ये मान लीजिए 16 वाला है। तो आप बताइए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, तो 16 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ ना, क्योंकि इसके ईबीएन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ये और ये मिल के कोशिश करेंगे कि 16 वाले में बदल जाए, क्योंकि ये भी कम स्टेबल, ये भी कम स्टेबल, दोनों मिल जाएंगे 10 और 6, तो 16 वाला तो ज़्यादा स्टेबल है ना, तो इसीलिए ये दोनों लोग मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे। और आप जानते हैं कि सिस्टम जब भी स्टेबल होता है तो उस सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगा, और इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में हल्के हल्के न्यूक्लियस ऐड होके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। तो हम ये भी जानते हैं कि जो बहुत भारी न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 200 वाला है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये 110 वाला है, और मान लीजिए ये 90 वाला है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये 90 वाला, उसके बाद 110 वाला, और सबसे कम स्टेबल 200 वाला है। तो 200 वाला चाहेगा ना कि वो 90 और 110 में टूट जाए, क्योंकि 90 वाला भी 200 से ज़्यादा स्टेबल है। देखिए ना, इसके ईबीएन की वैल्यू ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, और 110 भी इससे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये टूटना चाहेगा। तो भारी न्यूक्लियस टूटना चाहता है, क्यों, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सके, और हल्के न्यूक्लियस ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो भारी न्यूक्लियस जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जब भी सिस्टम स्टेबल होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों में ये जो रिएक्टेंट होगा ना, सॉरी, ये जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों, जिसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर हमको पता करना है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसके लिए आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से, है ना बच्चों, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, जैसे X अगर टूटता है Y और Z में, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझने के लिए आइए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट X है, वो टूटता है Y और Z में, तो ईबीएन X का जो है वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Y का 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और Z का 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट में की जो वैल्यू है ईबीएन की, वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है, यानी Y भी X से ज़्यादा स्टेबल होगा, Z भी X से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है तो ये टूटना चाहेगा। चलिए, इसका मास नंबर 100 है, और इसका मास नंबर 60, और इसका 40, सही बात है, होना भी चाहिए, तब ना 60 और 40 मिलकर 100 होगा। चलिए, अब हम आपसे पूछें कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नंबर ऑफ न्यूक्लियन 100 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चों। इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी Y की, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, है ना बच्चों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना,
तो वही तो कर रहे हैं, EBN को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो वो 330 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब बताइए रिएक्टेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी से 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है ना। इसका मतलब हुआ है कि रिएक्शन के दौरान 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ होगा बच्चों, है ना। यानी एक्स वाई और जेड में जब टूटा होगा तो आपको 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिला होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी में प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करिएगा तो आपको एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों रिएक्शन अपने आप तभी होगा जब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है बच्चों। एक मिनट, जब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ता है। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी होता है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ कि जैसे आप कोयला को जलाते हैं तो जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो उसमें जो एनर्जी मिलता है ना हम लोगों को कोयले को जलाने से वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी मिलता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बच्चों 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी होता है वो केमिकल रिएक्शन से लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होता है, हम ऐसे समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 किलो कोयले को जलाओगे ना तो 10⁷ जूल एनर्जी मिलता है। लेकिन वही 1 kg यूरेनियम का अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन करा देते हैं तो 10⁻14 जूल। बच्चों 1 किलो यूरेनियम 1 किलो कोयले से 1 करोड़ गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, हाँ, तो 1 किलो कोयला जला के आप जितना भी काम कर सकते हैं ना, 1 किलो यूरेनियम से आप उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जब कहीं फोड़ा जाता है ना तो पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी, इसको ढूंढा था हेनरी बैकरल नाम के एक साइंटिस्ट ने 1896 में। तो उन्होंने कहा था कि जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, अब जो चीज़ अनस्टेबल है उसका तो धीरे धीरे नाश ही होगा ना। हाँ, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस में से कुछ कुछ चीज़ें निकलते रहती हैं जिससे उसका नाश होता है, जिसको हम लोग डिके कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों, एक भारी न्यूक्लियस या फिर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में से कुछ कुछ निकलता है जिससे उसका डिके होता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव डिके जो है ना, रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो न्यूक्लियस का नाश होता है वो 3 टाइप का होता है, या यूँ कहा जाए तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से 3 टाइप की चीज़ें निकलती हैं। एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और एक गामा पार्टिकल। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसको अल्फा डीके बोला जाएगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उसको बीटा डीके बोला जाएगा, और जब गामा पार्टिकल निकलेगा तो उसको गामा डीके कहा जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि 3 टाइप का डीके होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि T = 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 है और ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल है। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियाई का धीरे धीरे नाश होगा। आप ऐसे समझिए कि ये जो न्यूक्लियाई है धीरे धीरे मरते जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली न्यूक्लियाई की संख्या पहले से कुछ कम हो जाएगी। तो मान लीजिए N न्यूक्लियाई अभी बचा हुआ है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है N = यानी किसी भी T टाइम में कितना न्यूक्लियस बचा हुआ है वो उसका फॉर्मूला होता है N = N0 e⁻ λT, जिसमें T जो है वो टाइम है, लैम्डा को कहा जाता है डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। E की वैल्यू होती है 2.7 और N0 क्या है
शुरू में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना था और n क्या है, तो t टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना बचा हुआ है। क्लियर। चलिए, हाफ लाइफ। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है ना, तो उसमें धीरे धीरे न्यूक्लियाई का नाश होते जाता है, वो लोग मरते रहते हैं, मतलब ख़त्म होते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कुछ ऐसा भी समय आएगा कि जब इसमें सिर्फ 4 बचेंगे, है ना बच्चों। तो जिस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे हो जाते हैं उस टाइम को हाफ लाइफ कहा जाता है, जिसको हम लोग ऐसे टी हाफ से दिखाते हैं। तो इसका मतलब हुआ जितने टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे हो जाएं, ठीक है। तो टी हाफ की वैल्यू आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ln2 अपॉन लैम्डा। अब ln2 क्या है इसमें दिमाग मत लगाइए, बस इतना समझिए ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी हाफ की वैल्यू होगी 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। चलिए, एवरेज लाइफ। तो बच्चों अब आप जानते हैं कि जो भी न्यूक्लियाई, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसको ख़त्म होने में लगा 10 सेकंड का टाइम, इसको ख़त्म होने में लगा 20 सेकंड का टाइम, इसको ख़त्म होने में 30 सेकंड, इसको ख़त्म होने में 40 सेकंड। तो एवरेज लाइफ इनका क्या रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना मिलेगा आपको बताइए, 30 और 70 100 डिवाइडेड बाई यानी 25 सेकेंड ना। तो इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए कि टोटल n0 न्यूक्लियाई हैं, तो इनमें से भी जो न्यूक्लियस होंगे ना उनको ख़त्म होने में अलग अलग टाइम लगेगा, जैसे कोई पहले ख़त्म हो जाएगा, कोई बाद में ख़त्म होगा। तो एवरेज टाइम कितना रहा ना, पूरे न्यूक्लियाई को ख़त्म होने में लगा हुआ एवरेज टाइम कितना रहा, उसको टाउ से डिनोट किया जाता है। हाफ लाइफ को टी हाफ से और एवरेज लाइफ को ऐसे टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टी हाफ जो होता है वो ln2 बाई लैम्डा होता है ना बच्चों। देखिए ये रहा, तो एक काम करते हैं ना, इस ln2 को अलग रखते हैं और 1 अपॉन लैम्डा को अलग कर देते हैं। तो वो चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 अपॉन लैम्डा की जगह पे हम लोग टाउ रख लें, यानी कि टी हाफ जो होगा वो ln2 इंटू टाउ हो जाएगा, जिसमें टी हाफ लाइफ है, टाउ एवरेज लाइफ है, ठीक है। और ln2 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.693, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ। तो आप जानते हैं अगर इसको हम टाइम ले लें और इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ले लें, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होता जाएगा। तो एक टी हाफ के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा वो आधा हो जाएगा, यानी n0/2। फिर अगले टी हाफ में, यानी ये 2 टी हाफ लिखा हुआ है, जैसे अगर एक टी हाफ 10 सेकंड है तो ये 20 सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ 2 हाफ लाइफ की बात हो रही है। तो अगले हाफ लाइफ में जो बचा हुआ था, कितना बचा हुआ है, n0/2 ना, उसका भी आधा हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा n0/4। अगले टी हाफ में जो बचा हुआ है यानी इसका भी आधा, यानी कि n0/8। अगर हम अगले टी हाफ की बात करें ना तो और कम होके ये हो जाएगा आपका n0/16, फिर n0/32, इस तरीके से हो जाएगा। तो हर हाफ लाइफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधा होते जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 64 है, तो एक हाफ लाइफ के बाद ये 32 हो जाएगा, फिर अगले हाफ लाइफ के बाद ये 16 हो जाएगा, अगले हाफ लाइफ के बाद 8 हो जाएगा, मतलब आधा होते जाता है ना। तो आफ्टर n हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचे हुए रहते हैं, तो उसका ये वाला फॉर्मूला होता है n0 1/2 टू द पावर n। जैसे अगर हम एक हाफ लाइफ की बात करें, यानी n = 1 की बात करें, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा, आप यहाँ 1 रखिए, यानी n0/2। अगर हम 2 हाफ लाइफ की बात करें तो आप n की जगह पे 2 रखेंगे ना, तो ये 1 n0 इंटू 1/2 टू द पावर 2 का मतलब हो जाएगा n0/4। सही बात है बच्चों, 2 हाफ लाइफ के बाद n0/4। अगर हम 3 हाफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ 3 रखेंगे, तो ये n0/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिएगा, हर हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधा होता जाता है, और टोटल को ख़त्म होने में लगभग इनफाइनाइट समय लग जाता है,
ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है। चलिए, टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, तो क्या कहते हैं उसको? हाफ लाइफ कहते हैं। बहुत बढ़िया। फिर कहता है कि क्या करेक्ट है, तो बच्चों ये TA जो है ना एवरेज टाइम है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज लाइफ जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं वो 1/λ होता है ना, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि T हाफ जो होता है वो ln2 इंटू टाउ, यानी हाफ लाइफ ln2 इंटू एवरेज लाइफ होता है। तो ln2 की जगह पे आप 0.693 रख सकते हैं, तो ये D वाला ऑप्शन सही है ना। हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू ln2 इंटू एवरेज लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया। कहता है कि द डीके कांस्टेंट इज इतना, तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू दी गई है 5.2 इंटू 10⁻³ पर ईयर। पर ईयर में यहां बात हो रही है, तो बोलता है डिटरमाइन हाफ लाइफ। तो बच्चों हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.693 अपॉन लैम्डा की जगह 5.2 इंटू 10⁻³ और नीचे वाला ईयर ऊपर चला जाएगा ना, तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब काट छाट के आप देख लीजिएगा, 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बनेगा। क्लियर है। तो जो भी वटेवर आंसर आ जाए वो कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला पुटिंग था। कहता है कि डीके कांस्टेंट ऑफ होना चाहिए और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5.2 इंटू 10⁻³ पर ईयर। अच्छा ये तो वही हो गया, डिटरमाइन हाफ लाइफ। अरे सेम क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज, बच्चों T हाफ जो है वो 1622 ईयर्स दिया हुआ है, यानी रेडियम जो होता है ना वो 1622 सालों में आधा हो जाता है, ठीक है। तो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 7/8 ऑफ अ गिवन अमाउंट, लिखा हुआ है ये गिवन अमाउंट रेडियम इज डीके। माने बच्चों 7.8 पार्ट खत्म हो चुका है, तो बचेगा कितना? जैसे शुरू में मान लीजिए n0 था, तो इसमें से 7n0/8 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना होगा? तो आप इसमें से इसको माइनस करिए, यानी n0/8 बचा होगा। तो कितने टाइम के बाद, मतलब कितने हाफ लाइफ के बाद n0/8 बचता है बच्चों? तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n इज इक्वल्स टू n0 इंटू 1/2 टू द पावर n। अब कितना बचा हुआ है, तो n0/8 बचा हुआ है, तो n0/8 को आप यहां रखिए, ये रहा n0 और 1/2 टू द पावर n, n0 से n0 कटा। अच्छा बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये है आपका 1/2 का पावर n। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 3, यानी 3 हाफ लाइफ के बाद इतना खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 3 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, आप 1622 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1622 इंटू 3 ईयर्स, तो यही आंसर हो जाएगा ना। वैसे भी देखो ना बच्चों हुआ क्या है, 7n0/8 पार्ट खत्म हो गया है, यानी इतना बचा हुआ है। तो ये है क्या बच्चों, ये आधे के आधे का आधा है। मतलब एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, n0/2, 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, n0/4, 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, n0/8। तो 3 हाफ लाइफ के बाद n0/8 बचेगा, तो 3 हाफ लाइफ का मतलब हुआ 3 इंटू दिस, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अल्फा डीके। तो बच्चों इसमें न्यूक्लियस में से हीलियम का न्यूक्लियस निकल जाता है। आप जानते हैं ना अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है He2+, यानी हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, और बचेगा क्या, तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। तो याद रखना अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस निकल जाता है, ठीक है। अब हीलियम के न्यूक्लियस के पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जब भी अल्फा डीके होगा ना तो 2 प्रोटॉन भी कम हो जाएगा और 2 न्यूट्रॉन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, उसका अल्फा डीके हुआ है, तो क्या होगा, तो उसके प्रोटॉन्स की संख्या
2 कम हो जाएगी, तो बच्चों अब ये x नहीं रहेगा, अब ये y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया ना, एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट भी बदल जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन्स 2 कम हो गया। क्यों प्रोटॉन्स 2 कम हो गया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन निकल चुका है। चलिए, मास नंबर कितना कम होगा? तो मास नंबर 4 कम होगा ना। अरे मास नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो अल्फा पार्टिकल के निकलने से 2 प्रोटॉन्स कम हो गए और 2 न्यूट्रॉन्स कम हो गए, तो टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो गए ना, तो मास नंबर हो जाएगा A-4। तो याद रखना, जब भी अल्फा डिके होगा प्रोटॉन्स की संख्या 2 कम होगी, है ना। और हालांकि न्यूट्रॉन्स की संख्या भी 2 ही कम होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की संख्या 4 कम होगी। यानी एटॉमिक नंबर 2 कम होगा लेकिन मास नंबर 4 कम होगा, ठीक है। और फिर आपको मिलेगा एक अल्फा पार्टिकल, है ना बच्चों। और ध्यान से देखा जाए तो इसको और इसको जोड़ दो तो वापस से ए मिल जाएगा, इसको और इसको जोड़ दोगे तो वापस से जेड मिल जाएगा, और आपको मिलेगी एनर्जी, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के निकलने से न्यूक्लियस पहले से थोड़ा और स्टेबल हुआ है, ठीक है, तो एनर्जी मिलेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यूरेनियम है और उसका अल्फा डिके हो गया, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, तो 92 में से 2 कम कर लीजिएगा तो 90, और मास नंबर 4 कम होगा, यानी 238 में से 4 घटा लीजिए तो 234, और आपको एक हीलियम का न्यूक्लियस मिलेगा। अरे इसी को तो अल्फा पार्टिकल कहते हैं, यही तो निकल गया है यूरेनियम में से कि इतना बचा है खाली, ठीक है। और आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। क्यू वैल्यू, तो बच्चों ये कुछ और नहीं, ये मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चों आप एक बात बताइए, मास किसका ज्यादा होता है? प्रोडक्ट का मास कम होता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल होता है ना बच्चों। रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, तो जब रिएक्शन हुआ होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो ऑब्वियसली कुछ मास कम हो जाएगा। तो आप रिएक्टेंट के मास एनर्जी में से प्रोडक्ट की मास एनर्जी को माइनस कर लीजिएगा तो आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मास एनर्जी ऑफ ए प्लस बी में से घटा लीजिए मास एनर्जी ऑफ सी और डी को, तो बताइए ए की मास एनर्जी कितनी होगी? एम ए इंटू सी स्क्वायर, अरे एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। बी की मास एनर्जी कितनी होगी? तो मास ऑफ बी इंटू सी स्क्वायर। अब इसमें से घटा लीजिए सी और डी की मास एनर्जी को, ठीक है। इसमें से सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करके, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्यू वैल्यू भी हमको ये बताती है ना कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना बच्चों। अरे जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा वही एनर्जी हम निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, इसकी मास एनर्जी में से इसकी मास एनर्जी को घटा के। तो क्यू वैल्यू से भी आपको यही पता चलता है कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। चलिए, बीटा डिके, तो बीटा डिके बच्चों 2 टाइप का हम पढ़ेंगे, एक बीटा माइनस डिके और एक बीटा प्लस डिके। तो सबसे पहले बीटा माइनस डिके। तो बीटा माइनस डिके में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और आपको मिलता है एक एंटी न्यूट्रिनो। ये जो न्यू बार लिखा हुआ है ये एक्चुअली एंटी न्यूट्रिनो है। इसका रेस्ट मास जो होता है ना वो 0 होता है, लेकिन इसके पास एनर्जी होता है। ये फोटोन टाइप की चीज है बच्चों, लाइट का जो पार्टिकल होता है ना उसके टाइप की चीज है, इसके पास कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। क्लियर? चलिए, इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में, और हमको मिलता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। चलिए, ये बातें लिखी हुई है। अब देखिए ध्यान से, जब कभी भी किसी एलिमेंट का बीटा माइनस डिके होगा तो क्या होगा? उसका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो प्रोटॉन्स की संख्या एक बढ़ जाएगी ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 1, 2 और 3 प्रोटॉन्स हैं, 1, 2 और 3 न्यूट्रॉन्स हैं। अब हुआ क्या कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया ना बच्चों। तो देखिएगा, जो पहले ये प्रोटॉन था और ये प्रोटॉन था, मतलब ये वाला और ये वाला है, लेकिन ये वाला जो प्रोटॉन है ना बच्चों वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर गया, तो बाकी 3 न्यूट्रॉन तो पहले से थे, है ना। तो आप बताइए हुआ क्या? तो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 3,
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से दिखाया जाता है, तो वो भी 3। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 4 है। तो आप जल्दी बताइए कि बीटा माइनस डीके में नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ गया कि नहीं? अरे बढ़ेगा ही भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक नंबर एक ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे असर नहीं पड़ेगा बच्चों। अभी भी गिनिए तो 3 3 कितना होगा? 6, यानी ए अभी भी 6 है, और 4 और 2 कितना होता है? 6, यानी ए अभी भी 6 है। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके में मास नंबर पे असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है तो सिर्फ एटॉमिक नंबर पे, और वो एक बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए फॉस्फोरस 15 और 32, तो आप भी जानते हैं फॉस्फोरस का 31 वाला स्टेबल होता है ना, तो इसमें बीटा माइनस डीके हुआ तो क्या होगा? इस फॉस्फोरस का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, तो प्रोटॉन की संख्या पहले 15 थी, अब 16 हो जाएगी। लेकिन मास नंबर पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, तो पहले भी 32 अभी भी 32, तो फॉस्फोरस बीटा माइनस डीके करके सल्फर में कन्वर्ट कर गया, और जब भी बीटा माइनस डीके होता है तो हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और हमको एक एंटी न्यूट्रिनो मिलता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि ढेर सारा फॉस्फोरस का एटम हमने लिया है, ठीक है, तो इसमें से जितने भी फॉस्फोरस के एटम्स हैं उन सब में बीटा माइनस डीके अगर होने लगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं? अरे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के इसी बीम को बीटा रे कहा जाता है ना। यहां भी एक मिनट बच्चों, अल्फा डीके में भी 1-2 अल्फा पार्टिकल नहीं निकलता है, अरबों खरबों में अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के बीम को ही अल्फा बीम, या फिर अल्फा पार्टिकल अगर ढेर सारे निकल रहे हैं तो उसी को हम लोग अल्फा रे कहते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे ना तो उसी को हम लोग बीटा रे कहते हैं। तो बीटा रे इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ही बीटा रे कहा जाता है। ठीक है, चलिए बीटा प्लस डीके, तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसमें एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है बच्चों। ई प्लस को पॉजिट्रॉन कहा जाता है ना। पॉजिट्रॉन का जो मास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, यानी 9.1 इंटू 10⁻³ kg। लेकिन पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, यानी कि होता तो उतना ही है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ही होता है, लेकिन प्लस में होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी पॉजिटिव में होता है। ठीक है, हाँ, तो जब भी प्रोटॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, और इसी पॉजिट्रॉन को हम लोग बीटा प्लस पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब देखिए, जब कभी भी किसी एलिमेंट का बीटा प्लस डीके होगा तो क्या होगा? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या एक कम हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए कि एक ये और ये तीनों प्रोटॉन्स हैं, और 1, 2 और 3 ये न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन 3 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3। लेकिन जब बीटा प्लस डीके होगा ना तो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर गया तो बच्चों प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो 2 ही होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? तो बच्चों 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? तो सिर्फ 2 ही होगा ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम हो जाता है, होना ही चाहिए ना, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर गया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम हो जाने का मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, तो इसीलिए Z-1। लेकिन मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ भी मास नंबर 6 है और यहाँ भी मास नंबर 6 है ना, तो मास नंबर ए रहेगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि बीटा डीके पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, मास नंबर पर असर नहीं पड़ता है।
ठीक है। बीटा माइनस डीके में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक बढ़ जाती हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, और बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सोडियम 1122 लें, ठीक है, आप जानते हैं ना कि सोडियम का 23 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये अनस्टेबल है, तो इसका डीके होगा, ठीक है, ये खत्म होगा, कोई और आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक कम होती है, यानी 11 से 10 हो जाएगा, तो 10 तो नियोन का होता है, लेकिन इस पर असर थोड़े पड़ेगा, तो ये 22 ही रहेगा। और आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा पॉजिट्रॉन और मिलेगा न्यूट्रिनो। बच्चों इसको न्यूट्रिनो कहा जाता है, न्यू बार जो था ना उसको एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है और इसको न्यूट्रिनो कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गामा डीके। तो बच्चों गामा डीके कुछ नहीं, गामा डीके बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना। जैसे किसी भी न्यूक्लियस में कोई भी डीके हुआ, जैसे इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल के भागा मान लो, तो ये न्यूक्लियस अब पहले से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जब स्टेबल होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी गामा रेज के रूप में वो लोग रिलीज करता है। तो गामा रेज जो है ना बच्चों, वो लाइट टाइप की चीज़ है ना। जैसे गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एक्सरे होता है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट होता है, उसके बाद विजिबल होता है, उसके बाद इंफ्रारेड होता है। तो ये सब लाइट टाइप की ही चीज़ें हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो गामा रे कुछ और नहीं, गामा डीके में बस गामा पार्टिकल्स निकलती है। गामा पार्टिकल्स का मतलब हुआ फोटॉन्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें गामा रेज निकलती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट की तरह, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले वेव्स होते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी अल्फा और बीटा डीके होगा ना, तो न्यूक्लियस पहले से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो गामा रे तो निकलेगा ही, यानी गामा डीके अल्फा और बीटा दोनों डीके के दौरान होता है। अल्फा पार्टिकल निकले चाहे बीटा पार्टिकल निकले, गामा रे तो इसमें से हमेशा ही निकलेगा, ठीक है। तो ये बात है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। अरे बच्चों तो ये एटम की बात हो रही है, तो फंडामेंटल पार्टिकल में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ही फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हो गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल बच्चों आपको याद होगा कि बीटा पार्टिकल 2 तरीके का होता है, एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस। तो बीटा प्लस का मतलब हुआ पॉजिट्रॉन और बीटा माइनस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल है क्योंकि He2+ होता है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। क्या चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो फोटॉन। बच्चों फोटॉन लाइट के पार्टिकल को कहते हैं ना, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए फिर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में क्या होता है, अगर कोई मतलब यहाँ पे लिखते हैं ये Z है और ये A है, और इसका अगर अल्फा डीके हुआ है तो बच्चों Z 2 कम होता है और A 4 कम होता है, और आपको मिलता है He2 और 4। मिला लीजिए, तो मेरे ख्याल से पहला वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। Z 2 कम हुआ, A 4 कम हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि बीटा रेज के पास मास होता है। पहली प्रॉपर्टी ये, बीटा रेज के पास मास होता है। क्यों? क्योंकि ये या तो इलेक्ट्रॉन्स से बनी होंगी, नहीं तो पॉजिट्रॉन्स से बनी होंगी ना। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिख दीजिएगा कि ये इनके पास मास होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, अरे जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पर फोर्स लगेगा ना। चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो फोर्स लगता है, चाहे चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स लगेगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि बीटा रेज को जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग भेजते हैं तो उनका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। डिफ्लेक्शन का मतलब अगर सीधी जा रही थी, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे मान लो बच्चों ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इन पर फोर्स लग जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे ना। तो पहली प्रॉपर्टी कि इनके पास मास होता है, दूसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनका डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है।
ऐसे लिख दीजिएगा। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, तो बीटा रेज क्या है, तो फास्ट मूविंग या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगी, नहीं तो पॉजिट्रॉन्स होंगी। तो यहां ऑप्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। गामा रे किसके सिमिलर होती हैं, तो बच्चों अल्फा रे तो अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस का रे है। बीटा रेज तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन्स से बनी हुई रेज है। कैथोड रे, तो बच्चों कैथोड रे में ना, कैथोड रे भी इलेक्ट्रॉन्स से बनी हुई रेज होती हैं। ये जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स से बनी हुई रेज है। लेकिन एक्सरे क्या है, तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यानी गामा रे किसके सिमिलर होगा, तो एक्सरे के सिमिलर होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा कि गामा रे है तो अल्फा रे या बीटा रे के सिमिलर होता है, नहीं। अल्फा रे पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस है, बीटा रे भी पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन गामा रे और एक्स रे ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, चलिए फिर कहता है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विथ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, तो बच्चों ये जेड ए अगर अल्फा डिके हुआ है, अल्फा डिके, तो एटॉमिक नंबर कितना कम होता है, 2 कम होता है। ये कुछ वाई बनेगा, ठीक है, और 2 कम हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, तो बीटा रेज मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, क्योंकि बीटा रेज के पास चार्ज होता है और चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, मैग्नेटिक फील्ड में रखो, दोनों में फोर्स लगेगा। रखो नहीं मतलब तुम उसको अगर मूव कराओ तो, ठीक है, तो दोनों में फोर्स लगेगा, यानी कि इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो रे जिसके पास चार्ज नहीं है उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चों एक्सरे के पास चार्ज नहीं होता है, गामा रे के पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। लेकिन कैथोड रेज बाबू, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रे होता है, तो इसके पास भी चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल का रे ये He2+, इसके पास भी चार्ज होता है, तो इन दोनों का डिफ्लेक्शन होगा, इन दोनों का नहीं होगा, तो आंसर होगा ए और बी। ठीक है, फिर कहता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग हुज मास इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नहीं होता है, तो प्रोटॉन का नहीं होता है, हाइड्रोजन का भी नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, पॉजिट्रॉन का मास होता है बराबर, ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी मास इलेक्ट्रॉन के बराबर थोड़े होता है, तो इसका आंसर होगा ए, बी और डी, यानी कि प्रोटॉन, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नहीं होता है। तो यही तीनों आंसर हो जाएंगे ना, ये मल्टीपल करेक्ट है, ये ऊपर वाला भी मल्टीपल करेक्ट था। ठीक है, चलिए कहता है कि राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर, तो मान लो आपको ये करके दिखा देना है कि ये Z है और ये A है ना, ठीक है, तो अगर इसका अल्फा डिके हुआ है, अल्फा डिके हुआ है तो 2 कम हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 कम हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ से आपको मिलेगा आपको He2 और 4 और आपको जो भी एनर्जी वगैरह मिलेगा। तो बताइए पीरियोडिक टेबल में क्या असर पड़ेगा, तो बच्चों आप कह दीजिएगा कि जब भी अल्फा डिके होता है, ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो 2 प्लेस पीछे आ जाएगा, है ना बच्चों। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने सोडियम का अल्फा डिके करा दिया, तो सोडियम का 11 होता है ना, तो अल्फा डिके में 2 कम हो जाने का मतलब 9, ठीक है, और 9 किसका होता है बच्चों, तो फ्लोरीन का होता है ना, फ्लोरीन का 9 होता है, तो सोडियम फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 प्लेस पीछे आ जाएगा। तो आप ऐसे कह दीजिएगा कि 2 प्लेस पीछे आ जाएगा। लेकिन अगर बीटा डिके हुआ है तो बीटा डिके में भी आप बता दीजिएगा कि बीटा प्लस है कि बीटा माइनस है। तो बीटा प्लस अगर होता है तो जेड जो होता है उसमें 1 कम होता है, और बीटा माइनस जब होता है तो जेड में 1 ऐड हो जाता है ना। तो आप बता दीजिएगा कि बीटा प्लस डिके में जो एलिमेंट है वो 1 प्लेस पीछे आ जाएगा, यानी सोडियम नियोन बन जाएगा, नियोन फ्लोरीन बन जाएगा। लेकिन बीटा माइनस डिके में 1 प्लेस आगे चला जाएगा,
यानी सोडियम जो है वो एक प्लेस आगे का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होगा वो एक प्लेस आगे का मतलब एल्यूमिनियम, तो ये हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। फ्री न्यूट्रॉन्स इज नॉट स्टेबल, ऐसी बात नहीं है बच्चों, न्यूट्रॉन अपने आप में स्टेबल होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आउट ऑफ न्यूक्लियस बीटा न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनटू अ नेट, ये क्या बोल रहा है बच्चों? आउटसाइड द न्यूक्लियस अ बीटा न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन। अच्छा, ये बोल रहा है कि आउटसाइड द न्यूक्लियस, पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिके एज पर फॉलोइंग स्कीम, ऐसे हुआ। मैंने पहले अल्फा डिके हुआ, तो जो मिला उसमें बीटा डिके हुआ, ठीक है, और फिर जो मिला उसमें गामा डिके हुआ। तो आपको बताना है कि फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो 92 और 238 है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ए 92 238, सबसे पहले अल्फा डिके, तो अल्फा डिके में ये 2 कम हो जाएगा ना, यानी ये जो A1 होगा उसमें ये आपका 90 होगा और ये 4 कम हो जाता है, यानी 238 होगा। उसके बाद बीटा डिके, तो बच्चों कुछ ना बोले ना तो हम बीटा माइनस डिके लेंगे, हालांकि इसको बताना चाहिए कि बीटा प्लस है कि बीटा माइनस है, तो ये इसका तो बेसिक मिस्टेक है, इसने बताया नहीं है, लेकिन कुछ ना बोले तो बीटा माइनस डिके ही लेना। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, इसमें एक ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा A2 91 और इस पे असर नहीं पड़ेगा 238, और उसके बाद गामा डिके, तो गामा डिके में इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता, ये वही रहेंगे, यानी A3 भी जो होगा ना वो 91 और 238 ही रहेगा। ठीक है, गामा डिके में तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, उसकी वजह से एटॉमिक नंबर मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो बच्चों प्रोटोन फ्यूजन में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये प्रोटियम है, प्रोटियम का मतलब हुआ हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है ना बच्चों, ठीक है, उसके मतलब उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा ही होता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए, है ना, तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो बचेगा। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ये बस एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन को आपने ऐड किया, मतलब प्रोटियम के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये और ये प्रोटॉन्स है, क्योंकि यहां न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये हमने सिर्फ न्यूक्लियस को लिखा है, इलेक्ट्रॉन को हटा देना है आपको। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, 2 प्रोटॉन्स मिलेंगे, तो मान लीजिए कि एक ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस मिल रहा है हमको। ठीक है, H12, ये तो ड्यूटेरियम हो गया ना, तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में ध्यान से देखा जाए तो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो हुआ क्या है बच्चों, 2 प्रोटॉन्स मिलके जो एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रोटॉन जो हुआ होगा वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। देखिए ना, इधर में क्या है, एक मिनट रुकिए, इधर में क्या है, इधर में 2 प्रोटॉन्स है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो यहां एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 ही आएगा ना। अरे प्रोटॉन एक है और इसमें से इसको माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन भी एक है, तो जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, और प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसको कहा जाता है बीटा प्लस डीके, और बीटा प्लस डीके में हमको एक पॉजिट्रॉन मिलता है और एक न्यूट्रिनो मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 4.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ठीक वैसे ही 2 ड्यूटेरॉन आपस में मिलते हैं, तो एक हीलियम का अनस्टेबल न्यूक्लियाई, क्योंकि हीलियम का 2,4 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बनाते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो एक प्रोटॉन इसके पास, एक प्रोटॉन इसके पास, यानी टोटल 2 प्रोटॉन्स हो गए। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें से इसको माइनस कर लो, तो एक न्यूट्रॉन इसके पास, एक न्यूट्रॉन इसके पास, तो टोटल 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, लेकिन इधर आए तो यहाँ तो 2 प्रोटॉन्स हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें से इसको माइनस करिए, तो जो न्यूट्रॉन्स है वो तो सिर्फ एक ही है ना, यानी एक न्यूट्रॉन बच रहा है, तो वो न्यूट्रॉन यहाँ पर है,
ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी आज तक बिहार बोर्ड ने पूछा नहीं है। ये बस समझने के लिए कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक थोड़ा भारी न्यूक्लियस बना रहे हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। हालांकि अभी हमने देखा कि दो प्रोटॉन्स मिलके, है ना, एक ड्यूटेरॉन बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप बना रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ज़्यादा स्टेबल भी है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है बच्चों क्योंकि दो प्रोटॉन्स तभी मिलेंगे ना जब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का आ जाए हैं। और दो प्रोटॉन्स को इतना करीब लाने के लिए आपको बहुत तेजी से उनको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में रिपल्सन भी तो लग रहा है ना, तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये करीब आते जाएंगे ना, इनका रिपल्सन उतना ही बढ़ता चला जाएगा ना, यानी कि जैसे जैसे ये करीब आएंगे इनकी स्पीड कम होगी और एक ऐसा भी समय आएगा कि ये दोनों रास्ते में से ही लौट जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि ये एक दूसरे को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए वो कभी उतना करीब आ ही नहीं पाते हैं कि इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगे और न्यूक्लियर फ्यूजन हो। इसके लिए बहुत हाई वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से फेंकना पड़ेगा। और इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी के लिए, और बच्चों काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमको एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाना होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम्स हो, चाहे न्यूट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, उन सब की काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 3/2K × T, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे की तरफ फेंकिएगा ना, तभी वो इस सेपरेशन पर आ पाएंगे और आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस बना पाएंगे। और उतनी काइनेटिक एनर्जी हमको जिस टेम्परेचर पर मिलती है वो टेम्परेचर है 3 × 10⁹ केल्विन, और इतना टेम्परेचर धरती पे पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर वगैरह में पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल होता है सन में या स्टार्स में इतना टेम्परेचर, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो सन या फिर स्टार वगैरह में होता है। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन इन न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन कैसा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो एक काम करिएगा आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि या फिर मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले स्टेप में दो प्रोटॉन्स मिलती हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन्स मिली तो एक ड्यूटेरॉन बनता है। ठीक, मतलब यहाँ एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, लेकिन यहाँ एक ही प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे β+ डीके हुआ होगा। अरे इधर दो प्रोटॉन है लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है ना, ये देखिए ना, एक ही प्रोटॉन है, और यहाँ पे तो एक और एक दो प्रोटॉन है। तो जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, तब ना इसके पास एक प्रोटॉन, और इसमें से इसको घटाओगे तो एक न्यूट्रॉन आएगा। तो एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करे तो वो β+ डीके होता है, और उसमें हमको पॉजिट्रॉन मिलता है, न्यूट्रिनो मिलता है ना, और एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके, क्योंकि बच्चों ये जो प्रोटॉन है ना, इसने अब जैसे सन के कोर में हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन सन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ रह ही नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इसने और इसने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज तो किया होगा ना, यानी अभी मार्केट में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन ये और एक पॉजिट्रॉन ये मिलके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके पूरी तरीके से अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर लेते हैं और पूरी तरीके से एनर्जी में, यानी कि गामा पार्टिकल्स में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, और एनर्जी मिलती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो ड्यूटेरॉन मिला था ये और एक नया प्रोटॉन मिलके ये बनता है।
ठीक है, तो यहाँ बैलेंस्ड है, देखिए ना कैसे, तो एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, और यहाँ पे देखिए दो प्रोटॉन। चलिए न्यूट्रॉन भी बैलेंस्ड है, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक न्यूट्रॉन, और इसके पास तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रोटॉन है। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन, और इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ भी आपको एक ही न्यूट्रॉन मिलेगा, यानी प्रोटॉन्स की संख्या भी बैलेंस, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी बैलेंस, यानी किसी तरीके का कोई डिके नहीं होगा। ठीक है, और हमको गामा पार्टिकल तो खैर मिलेगा ही, एनर्जी तो मिलती ही है, और हमको इतनी एनर्जी मिलेगी। अब देखिए ये जो तीन रिएक्शंस हैं, इसको आप 2 बार कराइए तो ये चीज आपको 2 मिलेगा। मतलब एक जगह यहाँ करा लीजिए, यहाँ पे करा लीजिए, और एक जगह कोई और यहाँ करा लीजिए, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हमको He23 और He23 मिलेगा ना। अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराइए, मतलब ये इक्वेशन 2 बार, ये 3 इक्वेशंस जो हैं वो 2 बार हुई हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराइए। ठीक है, तो आपको हीलियम का स्टेबल न्यूक्लियस 2,4 वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बैलेंस करते हैं, तो 2 और 2 कितना 4, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 ही है ना बच्चों। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो बैलेंस्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 3 में से 2 घटाइएगा 1, और यहाँ भी 3 में से 2 घटाइएगा 1, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 2, और यहाँ से इसमें से इसको घटाइएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बैलेंस है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बैलेंस नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 और 2 4 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, तो इसीलिए 2 प्रोटॉन निकल जाता है ना बच्चों। 2 प्रोटॉन यहाँ पे और 2 प्रोटॉन यहाँ पे, टोटल 4 प्रोटॉन हो गया। ठीक है, अब हम ना इन सारे इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, ये और ये 2 बार हुए हैं, लेकिन ये एक ही बार हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना है। तो बच्चों 2 और 2 4, अरे 2 क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन 2 बार हुआ है, तब ना आपको 2 ये मिला है जिसको आपने आपस में रिएक्ट कराया था। ठीक है, तो आइए हम लोग काउंट करते हैं प्रोटॉन्स कितने हैं। तो 2 2 4, और यहां देखिए बच्चों 6 प्रोटॉन्स इस साइड में है। ठीक है, इस साइड में कितना है, प्रोटॉन्स ढूंढिए, प्रोटॉन यहां पर है, तो ये वाला रिएक्शन तो एक ही बार हुआ है ना, तो इसको हम 2 ही प्रोटॉन काउंट करेंगे। तो 6 प्रोटॉन इधर और 2 प्रोटॉन इधर, यानी 4 प्रोटॉन इधर में मिलेगा। बहुत अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लोग पोजिट्रॉन देखते हैं। तो 2 पोजिट्रॉन यहां और 2 पोजिट्रॉन यहां, क्योंकि ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन 2 बार हुआ है, तो 2 पोजिट्रॉन कैंसिल, यानी कोई पोजिट्रॉन कहीं नहीं मिलेगा। आइए इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, और इधर में तो हमको कहीं कोई इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा है, तो बस इस साइड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे। चलिए आइए इसको ढूंढते हैं। तो ये ड्यूटेरॉन है H12, तो 2 ड्यूटेरॉन यहां और 2 ड्यूटेरॉन यहां। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, यानी ड्यूटेरॉन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये देखिए He23, एक यहां और एक यहां, 2, और ये भी तो 2 He23 है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो 2 बार हुआ है। तो He23 एक और एक 2 इधर, और He23 2 इधर, तो दोनों साइड में 2 He23 है, कैंसिल हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन में कहीं कोई He23 नहीं आएगा। तो अब बच क्या गया बच्चों, तो बच तो सिर्फ ये गया, और ये कुछ गामा पार्टिकल्स न्यूट्रिनोज वगैरह बची हैं ना, तो ये बच गया, तो इसको आप लिख लीजिए He24। ठीक है, और क्या क्या बचा, तो 2 न्यूट्रिनो बचा, तो 2 न्यूट्रिनो मैंने लिख लिया। ठीक है, गामा पार्टिकल कितना बचा, तो 2 2 4 2 6, तो 6 को गामा पार्टिकल लिख लिया, बाकी सब कुछ हो गया। और सारी एनर्जीज को आप ऐड कर लीजिएगा तो लगभग इतना आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करिएगा तो 4 हो जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा। अब 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 हाइड्रोजन का एटम बना लेंगे हैं, और हीलियम के न्यूक्लियस, ये तो हीलियम का न्यूक्लियस है ना, उसमें अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हीलियम का एटम बन जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि सन के कोर में 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर रिएक्शन इन सन। हो सकता है कि ये पूछे, और पूछेगा भी तो 5 नंबर में पूछेगा, याद करके जाना बच्चों इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभी सन का जो एज है ना वो 5 × 10⁹ ईयर्स, यानी 5 बिलियन 5 अरब साल है, और अभी सन में इतना हाइड्रोजन बचा हुआ है कि अभी उसमें 5 बिलियन साल
और न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। यानी हमारा सन अभी अपने उम्र के बीचों बीच पड़ा हुआ है, माने 5 अरब साल इसका उम्र हो गया, अभी 5 अरब साल ये और जिएगा, ठीक है। उसके बाद सन ठंडा होने लगेगा क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो ठंडा होने लगेगा ना, तो रेड कलर का आपको दिखेगा, जिसको हम लोग रेड जायंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है, एक मिनट बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए भी ना बच्चों, हमको न्यूक्लियस में कुछ चला के मारना होता है। तो क्या चला के मारे? तो न्यूट्रॉन। क्यों न्यूट्रॉन? हम प्रोटॉन क्यों चला के नहीं मार सकते हैं? क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब आप इसको चला के मारिएगा ना, तो ये इसको रिपेल करने लगेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो टकराते समय इसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम न्यूट्रॉन को चला के मारते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन को चला के मारा, मतलब उसकी बॉम्बार्डिंग कराई, ठीक है, तो वो टूटा बेरियम में और क्रिप्टॉन में, ठीक है। और बैलेंस तो होगा ही, क्योंकि देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं 92, इन दोनों को भी जोड़ लीजिएगा तो 92 आएगा, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, है ना। तो बैलेंस के लिए बच्चों यही देखा जाता है ना कि ये 1 है और ये 235 है, तो 236 इसको और इसको भी जोड़िएगा, ठीक है। नहीं, अच्छा रुकिए एक मिनट, न्यूट्रॉन को हम लोग बैलेंस कर ही लेते हैं। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और इसमें से इसको तुम माइनस करो, तो 235 में से 92 को माइनस करोगे तो 143 आएगा। तो टोटल न्यूट्रॉन 144 हो गया, 144 हो गया। अब यहाँ टोटल न्यूट्रॉन कितना है? तो 144 में से 56 को माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो, तो तुम देखोगे, चाहे इतना काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो, सुनो ऐसे देखो, रुको एक सेकेंड। हाँ, ये 1 है और ये 235 है ना, तो ये टोटल 236 हो गया। तुम इसको और इसको ऐड करो, ठीक है, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा तुम्हारा ओनली 233, यानी 3 न्यूट्रॉन्स कम हो रही हैं। तो 3 न्यूट्रॉन्स मतलब कम हो रही है का मतलब हुआ कि वो 3 न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगी। तो जब आप एक न्यूट्रॉन को चला के यूरेनियम पे मारेंगे तो वो टूटेगा बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और 3 और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगी। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जाके किसी और 3 यूरेनियम को तोड़ेंगी, तब इसमें से भी 3 मिलेगा, इसमें से भी 3 मिलेगा और इसमें से भी, तब फिर ये जाकर 27 यूरेनियम को तोड़ेगा, है ना बच्चों। चलिए, जरूरी नहीं है कि जब भी आप न्यूट्रॉन को चला के मारेंगे तो बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एंटीमनी और नियोबियम भी मिले, तब उसमें से लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना। कभी ये भी हो सकता है कि जेनॉन और स्ट्रोंसियम मिलेंगे, लेकिन उसमें से 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे टूट रहा है। अगर बेरियम क्रिप्टॉन में टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगी, इसमें टूटेगा तो 4, इसमें टूटेगा तो 2, ठीक है। चलिए, कहता है कि द क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बच्चों वो होता है टोटल चार्ज भी होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, लीनियर मोमेंटम भी होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ अबव होगा। क्योंकि बच्चों जब भी क्वांटिटी टूटेगा तो चार्ज पे कभी असर नहीं पड़ता। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी तरीके का डीके हो जाए नेट चार्ज वही रहता है, ठीक है। चूंकि टूट रहा है तो वो अपने इंटरनल फोर्स की वजह से टूट रहा है, इंटरनल टॉर्क की वजह से टूट रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि सारी चीजें कंजर्व होंगी इस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेन रिएक्शन। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि जैसे एक न्यूट्रॉन को अगर हम एक यूरेनियम पर चला के मारते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लास्ट वाला, तो टूटता तो है लेकिन 2 न्यूट्रॉन मिलता है कि नहीं? तो वही 2 न्यूट्रॉन ये है, ये और ये है। फिर ये जाके 2 और यूरेनियम को तोड़ेगा, तो 2 इसमें से 2 इसमें से, ठीक है। तो फिर ये दोनों जाके और 4 को तोड़ेगा, ये 4 को तोड़ेगा, तो फिर इसमें से 2 2 2 2 यानी 8 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। फिर ये जाके 16 को तोड़ेंगे, फिर 32, फिर 64, और इस तरीके से यूरेनियम टूटता जाएगा तब तक जब तक कि सारा यूरेनियम ना टूट जाए। बात करेंगे रिप्रोडक्शन फैक्टर की।
ठीक है। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी जनरेशन में आप देखिए कितने न्यूट्रॉन्स आके टकरा रहे हैं, उसको आपको ऊपर रखना है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक्स इन अ गिवन जनरेशन, उसको ऊपर रखना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक्स इन प्रीवियस जनरेशन, उसको नीचे रखना है। जैसे हम इस जनरेशन की बात करें तो कितने न्यूट्रॉन्स आकर टकरा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, देख लीजिए इसके पहले वाले में कितने आकर टकराए थे, तो इसके पहले वाले में 1 2 3 4 आकर टकराए थे, तो 4, यानी इस केस में रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना है, 2 है ना। तो इससे ये पता चलता है ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हर कोलिजन के बाद डबल होते जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन फैक्टर के 2 होने का ये मतलब हुआ, ठीक है। अब अगर हम ये वाला ले लें, इसको ले लें, ये है गिवन जनरेशन, तो क्या लिखेंगे 4, तो इसके पहले वाले का कितना होगा 2, और यहां से भी 2 आएगा। अगर हम इसको ले लें तो 2, और इसके पहले वाला कितना है 1, तो यहां से भी 2 आएगा। यानी इस पूरे चेन रिएक्शन के लिए रिप्रोडक्शन फैक्टर 2 है। आप कोई भी जनरेशन ले लीजिए, उसके पहले वाले जनरेशन से आप डिवाइड करिएगा तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। जब भी रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 से ज्यादा होता है तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होने का मतलब हुआ कि धीरे 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 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, फिर 16 हो गया है। और इस केस में अभी देखा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। इसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में। एक बार रिएक्शन शुरू हुआ तो जब तक पूरे के पूरे न्यूक्लियस का फीजन ना हो जाए तब तक ये होता रहेगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की। तो एक काम करते हैं, हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन आया, टकराया, 2 मिला, फिर उसे 4 मिला, तो वो जाके 4 से टकराया तो 8 मिला, फिर वो 8 से जाके टकराया तो 16 मिला ना। अब हमने क्या किया कि इसमें कैडमियम और बोरोन के कुछ रॉड्स लगा दिए, कैडमियम और बोरोन के कुछ रॉड्स डाल दिए। उन रॉड्स का काम होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेना। तो मान लो हमने इस तरीके से रॉड लगाया कि वो आधे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी जो टोटल 16 न्यूट्रॉन्स निकले थे ना, उसमें से ये जो रॉड है, ठीक है बच्चों, वो 8 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यानी निकला तो 16 था, लेकिन अब आगे जाके सिर्फ 8 ही टकराएगा। फिर बताइए इस 8 में से कितना निकलेगा, 16 है ना बच्चों। लेकिन हमने कैडमियम का रॉड डाल रखा है, बोरोन का रॉड डाल रखा है, तो वो क्या करेगा कि 16 में से फिर 8 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सिर्फ 8 ही जाके ना टकराएंगे अगले वाले से। फिर बच्चों क्या होगा, इसमें से भी 16 निकलेगा, लेकिन कैडमियम का एक रॉड लगा देंगे जो कि 8 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सिर्फ 8 ही न्यूट्रॉन्स ना जाके सामने वाले से टकरा पाएंगी। तो ये होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ना। यहां पे अगर टोटल 8 यूरेनियम का फीजन हो रहा है या 8 न्यूक्लियस का फीजन हो रहा है, तो अगले मतलब इसके आगे वाले जनरेशन में भी 8 का होगा, उसके आगे वाले में भी 8 का होगा। आप बात समझ रहे हैं। तो इस केस में रिप्रोडक्शन फैक्टर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 होता है। क्यों? क्योंकि बताइए इस जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स आए टकराने, 8। इसके पहले वाले में भी कितने आए, 8, तो कितना हो गया 1, ठीक है। इसमें कितने आए तो 8, इसके पहले वाले में भी कितने आए 8, तो हो गया 1। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन था, लेकिन उसके आगे देखा जाए तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। क्लियर है। चलिए, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 होता है। फिर बात करेंगे टू स्टॉप, ये स्टॉप लिखा हुआ है बच्चों, टू स्टॉप द रिएक्शन। तो टू स्टॉप द रिएक्शन बच्चों हम लोग के की वैल्यू ना 1 से कम कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहां 8 थे हैं, तो उसमें से 16 न्यूट्रॉन्स निकले थे। अब हमने क्या किया कि कैडमियम के रॉड को थोड़ा बहुत ज्यादा इंसर्ट कर दिया ना। तो इतना ज्यादा इंसर्ट किया ना कि उसने, जैसे पिछली बार 16 में सिर्फ 8 ही एब्जॉर्ब कर रहा था ना, अब की बार हमने ऐसा कर दिया कि ये 16 में 12 एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो सिर्फ 4 ही जाके ना आगे टकराएगा।
आप समझ रहे हैं? तो 4 ही जाके आगे टकराया, फिर इसमें से 8 निकला, तो कैडमियम के रॉड ने इसमें से मान लीजिए मतलब 8 में से 6 को मतलब 75% को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो 8 में से 6 को एब्जॉर्ब कर लिया तो सिर्फ 2 ही जाके टकराएगा। अब इसमें से 4 मिलेगा तो 4 का 75% एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी 3 एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो सिर्फ एक ही आके जाके टकराएगा। ठीक है, और एक टकराएगा, इसमें से 2 निकलेगा, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अब इसका मतलब है कि रिएक्शन रुक जाएगा। तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो K की वैल्यू कितनी है बच्चों? आप कोई भी जनरेशन लीजिए, चलिए हम ये वाला जनरेशन लेते हैं, तो इसमें 2 आके टकराया है, इसके पहले वाले में 4 आके टकराया, बताइए 1/2 हो गया कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 से छोटा हो गया। आप ये वाला जनरेशन लीजिए, ठीक है, तो इसमें कितना है? 4 है, तो इसके पहले वाले में कितना है? 8 है, तो ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 से छोटा होगा, समझ लीजिएगा थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन रुक जाएगा। 1 से बड़ा होगा, वो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है, कभी नहीं रुकेगा, एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी है। और अगर कंट्रोल्ड है, ठीक है, तो वो चलता रहेगा, ना एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी। और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का ही यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, माने जहां न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज करके बिजली बनाई जाती है ना, वहां पे इस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का ही यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए ये एक चैम्बर होता है, ये चैम्बर आपको दिख रहा है, उसमें फ्यूल के रॉड्स लगाई जाती है, ये सब फ्यूल के रॉड्स हैं। ठीक है, हाँ, तो जनरली ये यूरेनियम वगैरह होता है ना। उसके फ्यूल के रॉड्स के बीच में मॉडरेटर होता है, तो ये मॉडरेटर का काम होता है कि जैसे जब न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होगा ना, तो जो न्यूट्रॉन निकलता है, जैसे मान लीजिए कि एक यूरेनियम टूटा, 2 न्यूट्रॉन निकला, तो ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ना कि ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर को छेद के बाहर निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो हमको इस निकले हुए न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना होता है, तो इसीलिए हम इसमें मॉडरेटर भर देते हैं। तो मॉडरेटर के रूप में जनरली पानी भरा जाता है। तो पानी में भी H2O ना भर के अगर आप D2O भरेंगे ना, अरे इसको हेवी वाटर कहा जाता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप से बना हुआ पानी है, तो उसको भरेंगे तो वो और अच्छा मॉडरेटर बनता है। ठीक है, और इसमें आप ग्रेफाइट का पाउडर डाल दीजिएगा। ठीक है, ग्रेफाइट का मतलब जो पेंसिल का लीड होता है ना, उसका पाउडर अगर आप पानी में मिला के डाल देते हैं तो ये मॉडरेटर का काम करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है ताकि वो छेद के बाहर ना निकल जाए। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये चैम्बर है, ये वो चैम्बर है जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ जो आपको दिख रहा है, इसमें कूलेंट भरा जाता है। तो जनरली लिक्विड सोडियम होता है, चाहे पानी वगैरह भी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, कूलेंट भरा होता है। तो होता क्या है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो इस एनर्जी से ये जो कूलेंट है ये गर्म होता है। ठीक है, ऑब्वियसली एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होगी तो ये गर्म होगा। गर्म होके यहाँ पे हमने एक पंप लगा रखा है ताकि ये लगातार सर्कुलेट करता रहे। तो गर्म होके वो यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे पानी का एक चैम्बर होता है। तो अगर ये कूलेंट बहुत गर्म हो गया है, ठीक है, तो इस पानी को भी गर्म कर देगा। पानी को गर्म करेगा तो इसमें से ऐसा स्टीम निकलेगा। तो ये स्टीम बहुत ही हाई प्रेशर के साथ जाके टरबाइन को नचाता है, और टरबाइन को नचाएगा तो इसी से कनेक्टेड होता है एक जनरेटर, और उस जनरेटर में बिजली पैदा होती है। ठीक है, फिर वो स्टीम यहाँ नीचे आएगा, तो यहाँ से ठंडा पानी भेजा जाता है ताकि इस स्टीम को एक बार फिर से पानी बनाया जा सके, और ये पानी फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से भाप बन के जाएगा, इस टरबाइन को नचाएगा और यहाँ से फिर वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फंक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, ये जो रॉड आपको दिख रहा है यही है कंट्रोल रॉड्स, यही है कैडमियम और बोरोन का रॉड। इसी रॉड को जब आप आधा इंसर्ट कर दीजिएगा तो ये आधे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आधे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेने का मतलब है कि रिएक्शन कंट्रोल्ड है। ठीक है ना बच्चों? अगर आप पूरा इंसर्ट कर दीजिएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि तब ये रॉड सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
है ना। तो इसी कंट्रोल रॉड को नीचे और ऊपर करके हम चाहे तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा और घटा सकते हैं। मान लो हमको रिएक्शन को थोड़ा बढ़ाना है तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए, घटाना है तो नीचे कर दीजिए, बंद करना है एकदम पूरा डाल दीजिए अंदर में, ठीक है। तो ये बातें हो गई। ये शील्डिंग है, ये शील्ड है कंक्रीट का, बहुत ही मोटा, कई फीट मोटा शील्ड होता है, ताकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो हार्मफुल रेडिएशन इसमें से निकल रहा है, वो बाहर ना आए, क्योंकि अगर ये बाहर आ गया तो पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। चेरनोबिल में एक बहुत बुरी घटना घटी थी, वहाँ पे ऐसा ही हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से आज भी चेरनोबिल जो है उसमें रेडिएशन फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको बहुत मोटा कंक्रीट के शील्ड से ऐसे ढक दिया जाता है, ठीक है बच्चों। बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ही ली, तो ये काम होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो यूरेनियम का यूज किया जाता है, यूरेनियम 238 का। उसमें न्यूट्रॉन चला के मारा आपने, तो पहले वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एटॉमिक नंबर पे थोड़े ना असर पड़ेगा, बस उसका मास नंबर 239 हो जाएगा। फिर बीटा माइनस डीके होगा। बीटा माइनस डीके का मतलब हुआ कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, तो प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ जाएगी, तो ये नेपच्यूनियम में बदल जाएगा। और चूंकि बीटा माइनस डीके हुआ है तो मास नंबर पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो तो मिलता है ना। एक बार फिर बीटा माइनस डीके होगा इस नेपच्यूनियम का, तो इसका मतलब है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, यानी प्रोटॉन की संख्या एक और बढ़ जाएगी, यानी ये 94 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एंटी न्यूट्रिनो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 2 एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा ओवरऑल आपको, और आपको मिलेगा प्लूटोनियम। और बच्चों इसी प्लूटोनियम का फ्यूजन होता है, यानी जब यूरेनियम पे जब आप न्यूट्रॉन चला के मारते हैं ना, तो पहले वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो टूटता है, ठीक है। चलिए, मॉडरेटर तो देख ही लिया हम लोगों ने। मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और हेवी वाटर का यूज होता है। कंट्रोल रॉड्स जिनका यूज किया जाता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराने में, तो वो कैडमियम और बोरोन का रॉड होता है ना बच्चों। कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम, है ना, या फिर नॉर्मल वाटर का भी हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ मॉडरेटर, कूलेंट एंड कंट्रोलिंग रॉड्स, क्या क्या यूटिलिटी का मतलब हुआ कि क्या यूज है उसका। तो मॉडरेटर का यूज होता है न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक है। कूलेंट का यूज होता है पानी को गर्म करने के लिए। कूलेंट को सर्कुलेट करके पानी को गर्म किया जाता है ताकि उसमें से जो स्टीम निकले वो टरबाइन को चला सके, ठीक। और कंट्रोल रॉड्स का काम होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं। चलिए, इस तरीके से न्यूक्लियाई ख़त्म हुआ। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।